बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन टुनाइट में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में सियासी और माशी बहरान को निपटाने के लिए हुकूमती इक़दामात की बात की जाएगी। उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का अमरीका का दौरा और वो कितना कामयाब रहा और कितनी हद तक हमारी ख़ारजा पॉलिसी जो है उसके ऊपर उसका असर होगा। मार्को रूबियो से भी उनकी मुलाकात हुई और किस हद तक कामयाब दौरा था ये, इसकी बात की जाएगी। एहतजाजी तहरीक बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अभी तक सवालिया निशान। कहा तो ये जा रहा है कि शायद वो नहीं आएंगे। और जो एतमाद साजी की बात की जाती है तहरीक इंसाफ की क़यादत पे, वो आपस में ही उसका फुक़दान नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदालती निज़ाम में, इस वक्त अगर हम कहें कि जो मौजूदा बहरान यानी कि पेंडेंसी है, उसके हवाले से उसको निपटने के लिए चीफ जस्टिस ने ऐलान किया था कि मॉडल कोर्ट्स क्रिमिनल बनाई जाएंगी और उसके अलावा 2 शिफ्टों में अदालती निज़ाम को चलाया जाएगा। किस हद तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी, इन हवालों से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साबिक वफाकी वज़ीर और सियासतदान हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं दुरानी साहब। पाकिस्तान का सियासी और माशी बहरान जो है हम देख रहे हैं, उसके अंदर दिन ब दिन जिसे कहते हैं कभी बेहतरी आने की बात की जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो आवाम के लिए उसकी चीखें निकलवाने के मुतरादिफ होता है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत भी हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात की जाती है, उसके अलावा लेवी बढ़ा दी गई, गैस की प्राइस बढ़ा दी गई। फिर साथ साथ अगर हम देखते हैं तो बिजली का जो एक अभी तक एक बहरान जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, जिसमें सर्कुलर डेट की बात की जाती है, तो हुकूमत की तरफ से कोई खैर खा जिसे कह सकते हैं कि इक़दामात जो है खातिर खा इक़दामात जो है वो अभी तक हम नहीं देख पाए कि जो बोझ कम कर सके आवाम के ऊपर। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो अ, सियासी जो इश्यूज हैं, जो सियासी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, और जो मुआशी चैलेंजेस हैं इस वक्त हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए, और उन मुल्क और हुकूमत से बढ़ के अवाम के लिए, मुझे तो कहीं भी कोई खैर की खबर सुनाई नहीं देती। और फिर ये है कि इस वक्त तमाम मईशत की जो बेहतरी के ऐलानात और मईशत की अबतरी के जो अलामात, उसके ऐलानात होते हैं, इसकी अलामात होती हैं, वो हमें चारों तरफ फैली हुई नज़र आ रही हैं। अगर मईशत की बेहतरी के अलामत पूछनी है तो किसी आम आदमी से जाके पूछ लें, किसी दुकान पे जाके पूछ लें, किसी भी चीज़ का कीमत पूछ ले तो आपको आइडिया हो जाएगा मईशत कितनी बेहतर है। और ऊपर से ये है कि हुकूमती जो ज़ाहिरी इक़दामात हैं, जिसमें आप चीनी को देखें जो कि मुल्क में बनती है, मुल्क की मेन फसलों को, कपास को और कई मेजर जो फसलें हैं उनको तबाह करके जिस चीनी को यहाँ पैदा किया गया, वही चीनी आवाम के लिए एक अज़ाब बन गई कि उसकी चीनी की एक्सपोर्ट होती है, चीनी की इम्पोर्ट होती है। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी किसान जो है, उससे वो सलूक किया जा रहा है जो कि शायद कोई दुश्मन मुल्क भी नहीं करेगा किसी अपने दुश्मन मुल्क के साथ, उसके शहरियों के साथ। इसके क्योंकि जो बेनिफिशरीज तो है ना, इस चीज़ के बेनिफिशरीज तो है ना। देखिए, बेनिफिशरीज तो हुक्मरान है, और जितनी पॉलिसीज है, इवन जब कोई किसान की रिलीफ की पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके लिए ट्रैक्टर देने हो तो उसके लिए जो उनसे नॉन रिफंडेबल एडवांस लिया जाता है, उसी की बुनियाद के ऊपर जितने ट्रैक्टर होते हैं वो लिए जाते हैं और उसको जो है अपने लोगों में तकसीम कर दिया जाता है, या जो भी हकीकत हो उसकी। मतलब ये है कि अब काश्तकार को, आवाम को ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम, मतलब मांगने वालों की हैसियत में उनको ट्रीट किया जाता है। मईशत को खड़ा करने वाली जो हमारी मुल्क के हिस्से हैं उनको वो एहतराम मैसर नहीं है। आलू पैदा हो जाए तो आलू को सड़कों पे पड़ा होता है, मतलब कोई सब्जी पैदा हो जाए, कोई ज्यादा क्रॉप किसान पैदा कर ले तो किसान सर पीट के रह जाता है, उस चीज को क्या। तो ये किसान के साथ है। फिर प्रोडक्शन आप देख लें कि कोई इस वक्त शोबा ऐसा नहीं है जिसमें एक्सपोर्ट जो है वो हायर साइड पे जा रही हो। जो चीज में थोड़ी सी परफॉर्मेंस शुरू होती है उसी पे टैक्सेस आ जाते हैं। और मतलब ये है कि आप मोटरसाइकिल वाले पे पेट्रोल पे टैक्स लगा के जो है आप कहते हैं हम PSTP की डेवलपमेंट करेंगे और उसका जोर भी उसी के ऊपर। मतलब ये है कि एक ऐसा सिचुएशन है आपकी मईशत की जिसमें के अवाम को
मायूसी ही नहीं बल्कि वो तो बिल्कुल इस वक्त एक अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि मायूस कुन तरीन हालात में वो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल देखें ना, अब हमारा अपना मुल्क है, हमने इसको उम्मीद के साथ अभी क्या कितना अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, जब इंडिया ने हमें चैलेंज दिया तो हम सब इकट्ठे हो गए। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर आज हुकूमत भी एक चैलेंज समझ के मईशत को अवाम के साथ खड़ा होने का फैसला करे तो यही अवाम उसके दस्तपा बन जाएंगे। लेकिन जब अवाम को एक जेर दस्त समझ के उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है तो फिर अवाम बेचारे क्या कर सकते हैं। अवाम तो इस वक्त रोध हो ही सकते हैं और विरोध हो रहे हैं और दुरानी साहब, हुक्मरान हैं। एक बुनियादी सवाल ये बनता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर नियतों का फुकदान है? क्योंकि हम देखें तो बम्पर क्रॉप होती है, गंदम का स्कैंडल आ जाता है, उसको एक्सपोर्ट करने की बात की जाती है, फिर उसकी कमी पैदा करके उसको इंपोर्ट करने की बात की जाती है। यही हाल चीनी का होता है। 1952 के अखबारात की मैं कटिंग देख रहा था, चीनी चोर उस वक्त भी लिखा हुआ था और आज भी चीनी चोर पकड़ने की बात की जा रही है। ये कैसे चोर हैं जो आज तक पकड़े नहीं गए? सब मतलब पकड़े कैसे जाएं? वो मतलब जब चोरी करने वाले ही हम खुद हों तो फिर देखें, आधी फैक्ट्रियां एक फैमिली की, आधी फैक्ट्रियां दूसरी फैमिली की, जो दो चार बच के हैं वो क्रोनीज हैं। अब मतलब ये है कि इस वक्त पूरी की पूरी आपकी शुगर इंडस्ट्री जो है वो हुक्मरानों की मलकियत है। हमें तो अवाम में तो उम्मीद पैदा हो जाती है, हमें तो कोई उम्मीद पैदा नहीं होती। जब हम मलकियतें देखते हैं तो हमें पता होता है कि जब एक्सपोर्ट कर रहे थे हमें पता था कि अब महंगी होगी, फिर जब दोबारा इंपोर्ट किया तब भी हमें पता था कि ये किसके लिए इंपोर्ट की जा रही है। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप अपनी आवाम को एनिमी प्रॉपर्टी की तरह डील कर रहे हैं। आप अपने मुल्क के मफाद के बजाय अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी ज़ाती मफादात की दिफा के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है आप काम कर रहे हैं। और वही आपका देखें, मैंने तो हमेशा यही एक ही बात की है कि यार अगर आप पाकिस्तान की खुशहाली चाहते हैं तो पाकिस्तान में एक कानून बना दें कि वो जिसकी जायदाद बाहर हो, जिसके रिसोर्सेज बाहर हो, जिसकी फैमिलीज बाहर हो, जिसका इंटरेस्ट मुल्क से बाहर हो, वो मुल्क की सियासत में या हुक्मरानी में ना आए। वैसे ठीक है, मुल्क में घूमे फिरें, मुल्क में भी तजारत करें, सब कुछ करें, तो रह लेकिन कौन जाएगा हुक्मरान पीछे? नहीं। दुरानी साहब, रह कौन जाएगा पीछे? इसमें तो आप बन 99.9। जाएंगे और हमारी तरह के कई गरीब बन जाएंगे जिनका बाहर कुछ नहीं है। मतलब ये है कि मुल्क बच जाएगा उसकी। अच्छा, देखिए, आपके 99.9% अवाम का मुल्क से बाहर कुछ नहीं है। वो तो मुल्क में ही सब कुछ है। वो बाहर जाके भी मुल्क में पैसा भेजते हैं और उनकी जो पाकिस्तान में भेजी हुई अमाउंट्स होती हैं उनके ऊपर ये मुल्क चलता है और इसके नतीजे में उन्हीं के ऊपर वो उन्हीं का इस्तेसाल होता है जो ये मुल्क चला रहे होते हैं। और जो मुल्क में पैदा करते हैं वो मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ाना ही नहीं चाहते, वो मुल्क में सिर्फ इंपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, वो दूसरे मुल्कों से मंगाना चाहते हैं, वो कर्जों की ट्रेडिंग करते हैं। सबसे कामयाब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तिजारत हो रही है वो कर्जों की हो रही है कि कर्जे ले लो, जो भी कर्जा ले आए वो ऐलान ऐसे किया जाता है जैसे कर्जा लेके नहीं आए कोई कोई मतलब कोई जिससे कहते हैं पता नहीं क्या खजाना लेके आए हैं कहीं से। तो मतलब कर्जों पे खुशियां मनाने वाले, मैं पीते थे मैं उधार की कहते थे एक दिन, ये तो सारे उधार की पीने वाले हमारे हुक्मरान हैं और वो इसी के ऊपर खुशियां मनाते हैं। तो अब क्या आप क्या कर सकते हैं? अंडर द कवर ऑफ IMF कहा जाता है कि जी हम महंगाई टैक्स लगाने पे मजबूर हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी बढ़ा दी जाती है, आम आदमी पूरी ज़िंदगी का जो एक DNA होता है मईशत का, वो डिस्टर्ब हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए। बिजली महंगी या गैस महंगी कर दी जाती है। आप क्या समझते हैं कि ये IMF ने तो और बहुत सारी भी डिमांड्स की हैं कि अपने हुकूमती बजट में कमी की जाए, अपने अखराजात कम करें, हुकूमती अखराजात कम किए जाएँ, वहाँ पे सैलरियाँ किस लाख कर दी जाती हैं और यहाँ पर आवाम के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है जिससे डीजल पेट्रोल की मसनूआत बढ़ने से पूरी ज़िंदगी का दारोमदार जिस चीज़ पे होता है वो बढ़ जाता है। वो जनाब जिस रेशो से हुक्मरानों की तनख्वाहें बढ़ती हैं और आम आदमी की बढ़ती हैं, ठीक है ना, उससे आप समझ लें IMF तो एक ऐसा फसाड है जिसको रखा गया है अवाम को डराने के लिए। ठीक है जी, IMF से क्या लेके आते हैं कर्जे,
IMF के लिए जो कुछ करते हैं, कर्जे आते हैं, कर्जे पाकिस्तान में आते हैं तो उनकी जय जय हो जाती है, जो उन कर्जों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब कर्जों को लेने वाले ही तो कर्जों को खाने वाले हैं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? और उन कर्जों ने, आप मुझे ये बताएं कि इस अरसे में मौजूदा हुकूमत के दौर में तारीख के सबसे ज्यादा तेज तरीन कर्जे लिए गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि फतेह गुर्बत से नीचे 44% लोग चले गए। 2000 अरब के करीब जो है किसानों का खा गए। मतलब ये है कि क्या क्या गिनवाएंगे। मैं तो आपको सारे फिगर्स बयान भी नहीं करता, क्योंकि मतलब मैं, हर कोई बयान तो कर ही रहा है, तो मैं बयान करके क्या करूंगा। लेकिन बहरहाल हम, एक दुख है जो हमें महसूस होता है, हमारा दिल करता है कि हमारा मुल्क खुशहाल हो। हम चाहते हैं कि यहाँ तिजारत बढ़े, हम चाहते हैं यहाँ एक्सपोर्ट बढ़े, हम चाहते हैं कि, मैं अभी मिलता हूँ मुख्तलिफ ममालिक के जो हमारे, ये जो मतलब इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बाद कितनी ज्यादा पाकिस्तान को दुनिया के अंदर इज्जत मिली है, और उस इज्जत का नतीजा हमने ये किया है कि हमने अपने अंदर, मुल्क के अंदर जो है, हमने अपोजिशन को तहस नहस करने का जो है माशाल्लाह वो ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। तो हम दुरानी तो साहब, वो मतलब मुनीर नियाजी साहब का शेर है ना, कुछ शहर दे लोग भी डाडे सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो वो फार्मूला हम खुद अप्लाई करते हैं कुछ मरन का साथ भी शौक भी। जी। मतलब ये है कि डांडे टूटा कोई नहीं है, डांडा सिर्फ हुक्मरान है, मरने के लिए अवाम है, और वो बेचारे मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, और हर किस्म नहीं, हमारी अपोजिशन भी यही काम कर रही है ना, वो भी उनके साथ मिलकर एडिंग फ्यूल टू द फायर है, यानी कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने की जगह वो जो काम कर रही है उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए जी, आपका कहना बजा, मतलब अपोजिशन तो जैसी हुकूमत है माशाल्लाह, उससे कहीं कम अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन भी वही सब कुछ कर रही है जो हुकूमत करती है, ठीक है। और इसलिए आप देख लें कि जहां पे दोनों का मफाद कोइंसाइड होता है, वहां सेटलमेंट हो जाती है। अब आप KPK में देख लें, सेनेट का इलेक्शन मिसाल है, सेनेट का इलेक्शन सबसे बड़ी मिसाल है। मुत्तहिद हो गए। देखिए, जितने भी इस वक्त हमारे हुक्मरानों के हर किस्म का टोला जो है, उसका सिर्फ और सिर्फ, अगर उनकी किसी के साथ मतलब किसी के साथ मुखालफत है तो वो अवाम के साथ। और आप मुझे मतलब, और मुख्तलिफ, एक सिंध में एक पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में एक की है, KPK में तीसरे की है, तीनों जगह चले जाएं, आवाम के हाल में कोई फर्क नहीं जी, कोई वो फर्क नहीं है। लेकिन अभी एहतजाज और तहरीक शुरू की गई है, उनके बेटों की बात की जा रही थी, नहीं लगता कि उनके बेटे आएंगे, क्योंकि जमायमा साहिबा ने भी मना कर दिया, वो अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। आपको लगता है कि बानी PTI और उनकी जमात के हवाले से यही बात मुस्दर आती है कि आपस में एक दूसरे की टांगें खींच के इस पार्टी का पट्टा बिठा दिया गया? देखिए, जहाँ तक देखें जो PTI का ताल्लुक है ना, PTI जो इस वक्त खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है अवाम की। अवाम के अंदर जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हो पा रही। उसकी वजह ना बेटे हैं, ना पार्टी है, ना पार्टी के लीडर हैं, ना खानदान के लोग हैं। उसकी वजह जो है वो पार्टी का लीडर है जो कि जेल में है, ठीक है। अच्छा, अवाम जो है वो जेल में होना, और जो भी इस वक्त तक के नैरेटिव्स हैं, उनकी वजह से अवाम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस वजह से अवाम जो है वो एक ही अपोजिशन पार्टी जो उन्हें नजर आती है उसकी वो सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह यह है कि जो पार्टियां इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनका इकट्ठा होना ही अवाम को उनके खिलाफ करने के लिए काफी। सही। मैंने तो कई दफा हुकूमत को कहा है कि कम से कम यार अपना इत्तेहाद ही तोड़ दो, तो चलो तुम्हारी कुछ अवाम के अंदर बेहतरी पैदा हो जाएगी। वरना तो इस वक्त मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो बानी PTI हैं, उनके लिए तो कोई चैलेंज है नहीं, और उन्हें कोई मसला भी नहीं है, वो जेल में है। गर्मी में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आजकल होंगी, चलो कुछ दिन बाद मौसम अच्छा हो जाएगा। तो वो जो बंदा जेल में जाता है, ठीक है ना जी, और वो किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होता, पाकिस्तान की अवाम नहीं, पूरी दुनिया की तारीख ये बताती है कि उसको वहाँ की अवाम जो है वो कभी भी डिच नहीं करती। ठीक, मैं दुआन साहब यहाँ पे वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद हम कुछ और बातें उनके पर डिस्कस करेंगे। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहेंगे। दुरानी साहब, पाकिस्तान की जब भी कुर्बतें बढ़ी अमेरिका के साथ, हमने नुकसान उठाया। माजी यही तल्ख हकीकतें बयान करता है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी और अमेरिका
کی پریورٹیز میں پاکستان اس وقت بہت چہیتا نظر آتا ہے. پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے وہ گڈی گڈی والی بات کرتے ہیں، ورنہ تو رولر کوسٹر کی طرح ہمارے جو تعلقات رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ تھا وہ کتنا کامیاب رہا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں امریکہ کی ڈیمانڈ کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے لیے مشکل پیدا کرے؟ دیکھیں، امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے، دنیا کا ایک مطلب ماضی کی سپر پاور ہے، آج کی بھی سپر پاور ہے گو کے، اور اس کے لیے چیلنجز بن رہے ہیں. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ہمیشہ سے ایک اسٹرینتھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ اس کو اہم بناتی ہے. اور اس وقت پاکستان کو اگر دیکھیں تاریخی طور پہ یہ ایج بھی حاصل ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے اگر چائنا سے اچھے تعلقات ہیں، چائنا سے اس کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، اس کے ٹرکی سے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، تو وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنا ایک ریلیشنز کا ایک دروازہ اس طرح کھولتا ہے. کیونکہ ملکوں کے درمیان دوستیاں تو انہی ملکوں میں ہوتی ہیں جن کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہوتے ہیں، لیکن جو باقی اب امریکہ کے ساتھ جو ہماری دوستی ہونی ہے وہ تو مفادات کی ہوگی نا، اور تو ان سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. وہی میرا سوال ہے کہ یہ مفادات کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے مفادات جو اس وقت ہیں وہ تو ہیں علاقائی. اگر وہ دیکھا جائے مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ ان کے مفادات ہیں، اسرائیل سے ریلیٹڈ ان کے مفادات ہیں. پھر یہ ہے کہ اس خطے کے اندر سی پیک سے ریلیٹڈ ان کے کاؤنٹر مفادات ہیں. اب پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان آؤٹ رائٹلی کسی سے لڑ بھی نہیں سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ جنگ کے اندر ویسٹرن ٹیکنالوجی کو مات دی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایک امبیرسمنٹ دیکھی ہے ویسٹ نے، اور خود ایون امریکہ کے لیے بھی وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ وہ موقع ہے جس کے اوپر پاکستان کی لیڈرشپ اور بالخصوص پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی جنرل صاحب، میرا اشارہ ابراہم اکارڈ کی جانب ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملات کی بات ہو رہی ہے. ناقدین کی رائے ہے شاید کہ پاکستان سے مطالبہ کیا جائے. دیکھیں، میں اس معاملے میں اسپیکولیشن نہیں کروں گا. جس دن مطالبہ آئے گا ہم دیکھیں گے مطالبے کی شکل کیا ہے، مطالبے کا رنگ کیا ہے. پاکستان نے بہت سے ایسے یو این کی جا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پاکستان نے 100 میں سے 80 ووٹ جو ہے ہمیشہ امریکہ کے خلاف دیے. مطلب پاکستان کو آپ اور جو بھی کچھ کہہ لیں، لیکن پاکستان نے اپنی فورن پالیسی کے اندر رائٹ فرام دا کریشن آف پاکستان ٹل دا ڈیٹ ہمیشہ جو ہے مسلم امہ ہمیں مانے نہ مانے، ہم نے ان کے مفادات میں بہت کچھ کیا ہے. اور میں آئندہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کے نتیجے میں وہ مسلم امہ یا مسلم ممالک کے مفادات کو قربان کرے. مسلم ممالک تو کر دیتے ہیں، نہیں درانی صاحب، نہ صرف پاکستان کی عوام کا سامنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کسی بھی سیاسی جماعت یا حکومت. جینیٹیکلی جو ہے نا، پاکستان کی جینز میں یہ نہیں کہ ہم جو ہے مطلب باقی لوگوں کو اپنے سے اتنی محبت نہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. تو اس لیے ہم ہمیشہ جو ہے اوور آل، اب دیکھیں نا ابھی جب ایران اور اسرائیل کانفلکٹ ہوا، کون کھڑا ہوا؟ باقی ملکوں کے اوپر سے تو راکٹ گزر کے جا بھی رہے تھے اور آ بھی رہے تھے. پاکستان ہی تھا نا جس نے چلو زبانی سمجھ لیں یا دامے درمے سکھ نے جو ہے ان کی اتنی سپورٹ کی کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا. بین ہی انڈیا کے ساتھ ایران کے تعلقات جو تھے وہ ایک لمبے عرصے سے بہت مطلب اچھے تعلقات تھے، اور وہ انڈیا یوز بھی کرتا تھا ایران کی زمین کو ہمارے خلاف، لیکن ہم نے اپنی گریس کے ذریعے جو ہے ہم نے اپنے دوست کو واپس ون اوور کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فورن پالیسی ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں اس وقت پاکستان کے، اس میں سو فار پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کے جو ایون فورن آفس کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں، اور جو ہماری فورن آفس کی ماضی کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے کمپرومائز اس میں ہوں گے، لیکن ہم نے عمومی طور پر ہم نے ایک بیلنس مینٹین کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم خطے میں ایک عزت کا، کسی حد تک عزت کا مقام بھی رکھتے ہیں. ہمیں مار گئی تو ہماری معیشت مار گئی، ہمیں مار گئی تو ہماری سیاست مار گئی، ہمیں مار گئی تو ہمارے لیڈر مار گئے. قوم نے اور قوم کے اداروں نے
कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम दुनिया के अंदर देखें, टेक्नोलॉजी सुई तो हम बना नहीं सकते लेकिन हम एटम बम बना लेते हैं, इसलिए कि हमारे इदारे जो हैं वो कुर्बानी दे के उनमें मिडिल क्लास, जहाँ पे पाकिस्तान में मिडिल क्लास मौजूद है, जहाँ पे पाकिस्तान के वो लोग मौजूद हैं जिनके मफादात पाकिस्तान में हैं, वो हमेशा पाकिस्तान को सरबलंद करते जी दुरानी साहब, अभी पाकिस्तान अभी अभी आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी तस्करा हुआ, गुज़श्ता 2 दिनों से हमने देखा, मीडिया पे भी बात की जा रही है कि वहाँ पर जो बयान दिया गया सागडार जज साहब की जानिब से, वहाँ के अदालती निज़ाम और सिस्टम के हवाले से, क्योंकि हर मुल्क का अपना एक अदालती निज़ाम है, हर मुल्क का अपना एक सिस्टम है, उस हवाले से उनको बड़ा तनकीद का भी निशाना बनाया गया सोशल मीडिया पे और बहुत सी जगहों पे। तो आप समझते हैं कि वो बयान जो था, जिसकी वजाहत भी की सागडार साहब ने, आपको लगता है कि वो बामानी है, यानी कि उसका अहमियत है? देखिए, उस पर तनकीद भी की जा सकती है, केपीसी का शोरबा, मतलब यह है कि देखें, जिन चीज़ों पे हम अड़े हुए हैं उनके कुछ लोग हमारे पास हैं, हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ठीक है ना जी। अब ये है कि हमारी कितनी ताकत है कि हम उनसे कोई चीज़ मनवा सकते हैं। हमारी आवाम को ये मुतालबा करते रहना चाहिए, हमारे जो लीडर्स हैं उनको अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए, हुकूमत जो कर सकती है उसको करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारी बच्ची है तो हर एक की सोच उसके रेफरेंस से वही है जो किसी बड़े की, किसी बाप की अपनी बच्ची के लिए होती है। लेकिन अब ये है कि ताकत आपकी कितनी है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, तो इसलिए जो उन्होंने किया होगा, अगर वो अपनी वजाहत भी कर रहे हैं तो मतलब ठीक है, हम उन्हें वजाहत का मौका देंगे। मैं तो इस मामले में बहुत ज़्यादा कोई उनको वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बहरहाल हमारी ख्वाहिश तो यही होती है कि हमारी बच्ची है वो वापस आए, हमारे लीडर उस पे स्टैंड लें और हमारी मतलब इज़्ज़त होती है बेटी जी हमारी। बिल्कुल। तो वो उसके लिए तो जितना भी कहें कम है, लेकिन हमारी औकात क्या है? फिर ये देखें ना अब कितनी हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारी जद्दादें बाहर हैं, हमारे गुज़िश्ता मुफ़ादात दिनों बाहर हैं। अफ़गानिस्तान का एक वफ़द आपसे मिलके भी गया। हम एफ़-पाक के तनाज़ुर में पहले देखते थे पाकिस्तान को, अमेरिका भी पाकिस्तान को एफ़-पाक के तनाज़ुर में देखता था। अब आपको क्या लगता है कि पाक अफ़गान पॉलिसी जो है, आपकी जिस तरह की डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई अफ़गानिस्तान के, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी हासिल की है? क्योंकि हमने रेल ट्रैक की बात देखी है अज़रबैजान के साथ, उसके अलावा कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़मीन को इस्तेमाल, जो सरज़मीन इस्तेमाल की जाती है अफ़गानिस्तान की दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। देखिए, मैं पिछले दिनों में ना रशिया, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये जो सेंट्रल एशियन जो ममालिक हैं, इनके ट्रेड और सुफ़रा जो हैं, उनसे मैंने मुलाकातें की हैं। तो जैसे अफ़गानिस्तान के रेफ़रेंस से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इन कंसल्टेशन विद चाइना फॉरेन मिनिस्टर ने और हम मोहम्मद सादिक हैं हमारे जो स्पेशल डील कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, इनका बड़ा तजुर्बा है। मतलब इन तमाम लोगों ने रीसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू किया है विद अफ़गानिस्तान, और जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात में जो टेंशन्स पैदा हुई थी उसको भी उन्होंने कम किया है। और मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं उनमें वो दे आर डाइंग टू हैव ट्रेड विद पाकिस्तान, और मेरा ये ख्याल है कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड से ज़्यादा सेंट्रल एशिया के साथ हमारे B2B, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जो है उस ट्रेड की बहुत गुंजाइश है। इस वक्त जो हमें एक स्टेट लेवल से आगे बढ़ते हुए पीपल टू पीपल लेवल के ऊपर कनेक्शंस को बढ़ाना चाहिए, और हमें जितनी भी हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें यहाँ के बिजनेसमैनों को और यहाँ की जो हमारे ट्रेड से मुतल्लिक बॉडीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए और इन मुल्कों के साथ तिजारत का हुजम बढ़ाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को से फैसिनेटेड हैं। मैं सेंट्रल एशियन ममालिक के बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जब रूस के साथ थे वो, तो उनमें से बहुत से लोग थे जो अफ़गानिस्तान में आके लड़ते रहे हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान में जब वो लड़े थे, हकीकत में उनकी नज़रों में पाकिस्तान सामने होता था। वो पाकिस्तान से मरूब भी है, बीइंग मुस्लिम्स पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और उनके उनके साथ हम एक न्यू एरा ऑफ रिलेशंस में हम एंटर हो रहे हैं। तो मुझे तो उधर का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, और हमें एक मतलब पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है हमें अपनी ट्रेड को डेवलप करना चाहिए, और उसको हुकूमती सुर्ख फीतों से निकालते हुए एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें कि हम अपनी मुल्क का भला कर सकें। हमारे मुल्क के बहुत पोटेंशियल्स हैं,
हमारा एग्रीकल्चर का पोटेंशियल जो है वो वहाँ पे बहुत एडमायर किया जाता है, और हमारी एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है भी, ठीक है ना जी। वो आलू से लेके आम से लेके हर चीज पाकिस्तान से मंगवाना इवन चाहती है। गंदम तक, अब जी जी, इवन गंदम गंदम तक, जी। मतलब ये है कि इस सारी चीज के अंदर मुझे ये लगता है कि जब सियासत की जो लड़ाई है वो तो चलो होती रहेंगी, वो तो मुल्क की हो रही है, अब हम उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि चलो हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम मुल्क के लिए, तो मुल्क के अवाम के लिए, मुल्क के जो ताजर हैं उनके लिए, मुल्क के बिजनेसमैनों के लिए, मुल्क के जो इवन ज़रई शोबे से मुतल्लिक जो हमारे इतने प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके लिए जो है हमें कुछ काम किया जा सोचना सके। ठीक है दुरान साहब, रास्ते निकालना। थैंक यू वेरी मच दुरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे और कुछ अदालती निज़ाम में बेहतरी की उम्मीद की बात की जा रही है, उस पर बात की जाएगी। अपने गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अदालती निज़ाम की बात करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐलान किया गया, मॉडल कोर्ट्स क्राइम के हवाले से बात की जाती है, क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की जाती है, स्पीडी ट्रायल की बात हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे, 2 शिफ्टों की बात की गई। क्या इससे इंसाफ की फराहमी या फिर पेडेंसी ख़त्म हो सकती है? इस हवाले से प्रोग्राम में दावत दी हमने। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर कमर सब्ज़वारी साहब, सीनियर लॉयर हैं, माहिर कानून है। खुश आमदीद कहते हैं बैरिस्टर साहब आपको। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो ऐलान किया है चीफ जस्टिस की जानिब से, आपको लगता है कि इसके बाद मुमकिन हो सकेगा कि इंसाफ की फरहमी आवाम तक मुमकिन हो सके? नामदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। आसिम साहब, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा मुझे मदऊ करते हैं यहाँ पर अपनी राय का इजहार करने के लिए। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने एक बड़ा मुतवाज़न रोड मैप दिया है कि रिफॉर्म्स जुडिशरी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसे हो सकते हैं, और उस रोड मैप में शुरू होता है वो कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर से, कि कमर्शियल लिटिगेशन जितनी भी होगी जिसमें आपके कंपनी मैटर्स आ जाते हैं और इस किस्म की जो लिटिगेशन होती है, या बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं उनका जो लिटिगेशन अगर चल पड़े तो उनको रेजोल्यूशन के लिए वो कहते हैं कि जी एक लिटिगेशन कॉरिडोर बन जाएगा जहाँ पर डेडिकेटेड जजेस इनसे डील करेंगे। इसी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में भी उन्होंने बताया कि एक्सपीडाइट करेंगे, और आरा भी मांगी गई हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कि जुवेनाइल का जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसका ट्रायल कैसे होगा और कितनी जल्दी लेकिन बेहतर तरीके से और एहसन तरीके से हो सकता है। इसी तरह 7 साल से कम जहाँ सज़ा है वहाँ वो ट्रायल कैसे हो सकते हैं, और 7 साल से ज़्यादा सज़ा जो है वहाँ निपटाए कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी भी नहीं चाहिए और एक मुतवाज़न अप्रोच की ज़रूरत है। इसी तरह साथ साथ जो अहम ऐलान मैंने उसमें देखा वो एक ये था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर जो एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंसेस, जो बाहर से इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, जिसकी शिकायत बड़े अरसे से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जारी थी, और फिर इस हवाले से कुछ हाई कोर्ट के लेवल पर भी शिकायत नज़र आई हमें पिछले दिनों में, उसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मैकेनिज़्म का भी ऐलान किया और कहा है कि जी बिल्कुल इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और साथ साथ वहीं उन्होंने ये वाज़े भी किया कि जहाँ तक हाई कोर्ट के जजेस या सुपीरियर जुडिशरी में कोई इन्फ्लुएंस का एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंस का मामला है, उसको भी एड्रेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर रही है, और वहाँ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको देख रही है और उसको जल्द ही एड्रेस कर वहाँ पर वो ये फ्रेमवर्क और ये फार्मूला आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी इसको डिस्कस किया गया था कि 2 शिफ्टें अदालतों की लगाई जाएंगी और क्रिमिनल स्पीडी ट्रायल की बात की गई थी। आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ जो जजेस मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हवाले से भी बात की जाए, हाई कोर्ट की भी बात की जाए, इवन सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, ये पॉसिबल होगा? सर मेरी अपनी राय, चूँकि मैंने वहाँ दी थी, मेरा अपना इनपुट इंस्टीट्यूशन को चूँकि मैंने दिया था, तो मेरी अपनी राय यही है कि जो अभी जुडिशरी मौजूद है वो बहुत अच्छी और कैपेबल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। उसको बजाय 2 शिफ्ट्स में करने के एक ही शिफ्ट को कंटिन्यू किया जाए और ब्रेक एक बड़ी वाजे कर दी जाए और उसके अलावा ब्रेक ना दी जाए। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि रिफॉर्म्स ऐसे हों और ये शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करके देखें। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि हमने हाई कोर्ट से सारों से मंगाई है आ रहा, और हर एक हाई कोर्ट अपने हवाले से और अपना ही इंतखाब कर सकेगा कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सके, डबल डॉकेट रजीम जिसको उन्होंने नाम दिया, कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सके, और उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक चलाया जाएगा। तो पेडेंसी का रेशो इस वक्त है क्या? आप क्या समझते हैं कि हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम जजिस के पास केसेस की तादाद देखते हैं तो 150-200 केसेस वो एक दिन में देख रहे होते हैं,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیڈنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی میکانزم ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت انصاف کی فوری فراہمی ہو جائے؟ اس سے ہو سکے گا جو جوڈیشل سسٹم بنایا جا رہا ہے؟ جی سر، جو انہوں نے ریفارمز کا ایجنڈا دیا ہے وہ تو بڑا ہی اچھا اور مسرور کن ہے، لیکن کیا اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہی سوال میرا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ اسی میکانزم، اسی مشینری، اسی ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات کر رہا ہوں میں کہ جو ابھی موجود ہے، کیا پاسبل ہوگا کہ وہ اتنا ایفیشینٹلی ان تمام چیزوں کو انجام دے سکیں گے؟ سر اگر یہ ریوارڈ سسٹم بیسڈ کرتے ہیں اور اسٹارٹنگ فرام ڈسٹرکٹ جوڈیشری دین ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ، لیکن ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں خاص طور پر ریوارڈ سسٹم کرتے ہیں اور پینلائز کے، چلے میں نہیں کہتا کہ پینلائز کرنا، تو بڑے اچھے اور کیپیبل جوڈیشل آفیسرز ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے نمٹاتے ہیں، تو لازماً مجھے یہ بڑی اچھی امید ہے، میں آپٹمسٹک ہوں کہ کہیں اگر کوشش کی جائے دل کے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور اب صحیح وقت ہے کہ ہم نے ریفارم کرنا ہے سر۔ دنیا اے آئی کا ذکر کیا انہوں نے، اس کی سہولت سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سارا نظام جو ہے اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا سسٹم اگر جنریٹ کرتا ہے، اے آئی بیسڈ آپ چیزوں کو لے کر آتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، تو کتنا فرق پڑے گا؟ سر انہوں نے جو میں نے اس میں جب پڑھا جو اعلامیہ آیا، تو اعلامیہ میں انہوں نے خاص طور پر اس چیز کی بات کی ہے کہ جنریٹو اے آئی میں ایتھیکل سٹینڈرڈز کیسے مینٹین ہوں گے اور کرتے ہوئے، اور اس پر بھی انہوں نے آرا مانگی ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ 30 دن کے اندر یہ آرا جو ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کو پہنچنی چاہیے، جس پر پھر وہ ڈیلیبریٹ کر تو ایک واضح روڈ میپ دیں گے اے آئی کیسے استعمال ہو، اور ہمیں کرنا ہے۔ اور صرف پارلیمنٹ کو بھی یہاں ایک کردار ادا کرنا ہے کہ اے آئی ایک فنومنا ہے جو بہت تیزی سے آ گیا، بہت عرصے سے تھا لیکن ابھی بہت تیزی سے اور ریپڈلی ڈیولپ ہوتے ہوئے آ رہا ہے، تو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے قوانین بنانے ہیں اے آئی کے حوالے سے تاکہ یہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو کچھ کام ہے جو حکومت نے اور پارلیمان نے بھی کرنا ہے اس حوالے سے، تبھی یہ تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے کوئی مربوط قانون سازی کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کی طرف سے؟ جی ضروری ہے جی، اس کے بغیر نہیں چل سکے گا جی، اور دنیا کر رہی یہ ہے۔ فارمولا اور یہ فنومنا جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کوئی قانون سازی نہ ہو جائے۔ جی ایسی ہی۔ اور اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ترمیم اور بنانی پڑے گی ان کو قانون کے اندر؟ ترمیم شاید نہ ضروری ہو جی، اے آئی بل پاس کرانا پڑے گا، بل ان کو قانون سازی شاید ہو، آئین میں ترمیم شاید اتنی ضروری ہو، لیکن قانون سازی تو ان کو کہیں نہ کہیں، یا ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ۔ قمر صاحب بات یہ ہے کہ ابھی بھی سسٹم چل رہا ہے اور اس سسٹم کے اندر پیڈنسی کی بات کی جاتی ہے، عدالتی نظام کی بات کی جاتی ہے، ہم نے 26ویں ترمیم بھی دیکھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سسٹم کو چلانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یا پھر سسٹم ایسا ہے کہ جو قانون سپورٹ نہیں کر پا رہا، یا پھر ان چیزوں کو ان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا؟ سر سسٹم کسی حد تک چل رہا ہے، لیکن جس طرح ہے اوور آل ایک لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ شاید پریویلنٹ ہو گیا۔ لیکن بہت اچھے جوڈیشل آفیسرز آپ دیکھیے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں جہاں میں پیش ہوتا ہوں اس حوالے سے میں بات کروں، یا ہائی کورٹ کے ججز میں بھی، تو بڑا آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت اچھے بھی لوگ ہیں۔ تو اوور آل ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ریوارڈ دیا جائے جو محنت کر رہے ہیں، اور جو نہیں محنت کر رہے ان کے اوپر ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جناب آپ لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیے کہ آپ کی یہ جو چیزیں، یہ جو کوتاہیاں ہیں، ان کو ریڈریس کیجئے تاکہ بہتری لائی جا سکے۔ لیکن بات وہی آتی ہے نا، بینچ اور بار کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعلق اگر ڈیپ تعلق اگر اچھا ہے تو اس کے اندر ویسے بھی چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے بجائے کوئی بڑا سسٹم بنانے کے؟ جی سر، بینچ اور بار میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ ان تعلقات میں سٹرین ہے، لیکن اب یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم سب نے آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ دنیا ایک پورے نئے ایرا میں داخل ہو رہی ہے، اور دنیا میں کیا کیا ترقیاں ہو رہی ہیں، کس طرح وہ دیکھا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ جس طرح کی بھی ہے، اور ہم اگر وہیں رکے رہیں تو یہ نامناسب ہوگا۔ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا، اور بار اور بینچ دونوں کو مل کر کام کرنا ہے، اور یہ جو ایشوز جو سامنے آ گئے ہیں، بات تو یہ کہ ان کو ایڈریس دونوں ہم آہنگی سے کیسے کر پاتے ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ فرمایا، آپ کا خود نام نومینیٹ ہوا تھا جج کے لیے، بہت سارے ججز جو ہیں وہ وکلاء سے آتے ہیں، ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ جج بن جاتے ہیں، وکلاء کی میں بنچ اور بار کا میں نے تعلق بھی بات کی، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو فیس وہ خود ایز اے وکیل کرتے رہے ہیں اور جو کچھ عدالتی نظام کے اندر فلاز ان کو ٹھیک کیا جائے؟
سر یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح باقی معاشرہ ہے ہمارا تو کچھ کو یہ احساس ہوتا ہے اور کہیں یہ احساس کی جگہ کہیں انتقام میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، تو وہ دونوں مثالیں دونوں طرف رہتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی جانب بڑھنا چاہیے ہمیں، نہ کہ اس چیز کا جو خلا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے. ہم نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے. بہت بہت شکریہ قمر سبزواری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنی آراء سے میں آگاہ کیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی اور انصاف کا حصول یہ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر تعلق جو ہوتا ہے اس کے اندر تعلق قانون کے دائرہ کار کا ہوتا ہے. اس کے اوپر عمل درآمد اور اس کے مطابق چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان ہمیشہ اپنی استعداد کار کے حساب سے کام کرتا ہے، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا شخص ہو. لیکن جب بات آتی ہے اینڈ رزلٹ کی تو عوام کو کیا مل رہا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.